इस वीडियो में इस प्यारे से चैप्टर का पहला टॉपिक जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब बेल्जियम और श्रीलंका ये क्यों पढ़ रहे हैं, पहला सवाल। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पावर शेयरिंग के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग एक कंसेप्ट होगा। अब इस कंसेप्ट को हम कहानी से समझेंगे, तो कहानी के लिए कैरेक्टर्स चाहिए रहते हैं। तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है, बेल्जियम और श्रीलंका। बिना घुमाए सीधी सी बात बताऊं तो हम बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन को देखेंगे। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है बताऊंगा अभी, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग का क्या रोल होता है दोनों जगह, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या सिचुएशन थी, क्या टेंशंस थे, किस तरह से दोनों ही देश का डेमोग्राफी को अगर आप समझोगे, वहां के लोगों को समझोगे, आप कंपोजिशन को समझोगे, तो आपको एक आइडिया समझ में आएगा कि हाँ पावर शेयरिंग क्यों चाहिए, पावर शेयरिंग क्या है, कैसे होगी, वो सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको दोनों ही कंट्री का एथनिक कंपोजिशन समझ में आएगा। तो अब एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथनिसिटी, ठीक है। एथनिक का मतलब क्या होता है, तो एथनिक का मतलब ये होता है कि इट इज अ डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, ठीक है। डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर मतलब क्या है कि अगर हम देखते हैं कि एक भीड़ है, ठीक है, बहुत सारी जनता जनार्दन है, तो अब क्या होता है उस भीड़ में आप जैसे देखेंगे तो भीड़ में क्या होता है कि लोग ये देखते हैं कि वो किसके साथ सिमिलर है, किसके साथ सिमिलर नहीं है। अब इन तीनों को ऐसा लगेगा कि इन तीनों का रिलीजन एक है, तो इनके बीच में क्या हो गया, एक शेयर्ड कल्चर हो गया, ठीक है। एक शेयर्ड कल्चर हो गया कि तीनों का धर्म एक है। इन तीनों को ऐसा लगता है इन तीनों का धर्म एक है, तो इन तीनों के बीच में क्या हो गया, शेयर्ड कल्चर हो गया। फाइन। तो इस तरह से क्या है कि अब क्या हो रहा है, अब ये तीन एक रिलीजन ए के लोग हैं, ये तीन जो है रिलीजन बी के लोग हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया कि हम रिलीजन ए हैं, तुम रिलीजन बी हो, तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, डिवीजन हो गया हुआ। तो ये अब जब क्या कर रहे हो, अब क्या हो रहा है कि इस तरह से जब आप ये कंसीव कर लेते हो कि आपका मतलब आपका जो शेयर्ड कल्चर है वो आपके लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, एक कम्युनिटी बनाते हो, एक आइडेंटिटी बना लेते हो। फाइन। तो एक आइडेंटिटी ऐसे बन गई, दूसरी आइडेंटिटी ऐसे बन गई है। तो उसी तरह से देश में मल्टीपल बेसिस पर अलग अलग एथनिसिटी बन सकती है। जैसे एथनिसिटी को अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर देखें तो लैंग्वेज के बेसिस पर हिंदी बोलने वाले लोग अपने आप को एक शेयर्ड कल्चर का पार्ट मानेंगे। मतलब ऐसा होगा ना कि उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं हिंदी बोल पा रहा हूं, ये हिंदी बोल पा रहा है, हम दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल तमिल बोल रहा है, तो ऐसा लगेगा कि यार हम दोनों के बीच में कॉमननेस है और हम दोनों के बीच में, तमिल और हिंदी वाले के बीच में कॉमननेस नहीं है, तो शेयर्ड कल्चर नहीं देखने को मिलेगा। अब फिर वहीं पर अगर रिलीजन की बात कर ले हम, तो अब कोई हिंदू है तो वो हिंदू क्या देखेंगे कि हम दोनों के बीच में एक शेयर्ड कल्चर है। मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम ये देखेंगे हम दोनों के बीच में एक शेयर्ड कल्चर है। तो क्या हो रहा है यहां पर कि एथनिसिटी के बेसिस पे आप देखोगे तो कंट्री में अलग अलग डिवीजन हो सकता है, अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंट्री इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। यहां तक कहानी समझ में आई, यहां तक कहानी समझ में आई। अब जितना भी समझाया कुछ भी समझ नहीं आया तो भी एक चीज समझ लो, क्या कि अगर हम बात करते हैं श्रीलंका और बेल्जियम की, वो हम पावर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में समझेंगे। श्रीलंका जो है वहां का एथनिक कंपोजिशन अपने आप में एक अलग है, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन अपने आप में अलग है। इनफैक्ट श्रीलंका के अंदर आपको अलग अलग एथनिक ग्रुप देखने को मिलेंगे, बेल्जियम के अंदर आपको अलग अलग एथनिक ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। अब बेल्जियम क्या है, ठीक है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की अगर बात करें, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से देश हैं, दिखेंगे नहीं मैप पे, इतने छोटे हैं। तो बेल्जियम ये यहाँ है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग उनके बीच में, ठीक है। और श्रीलंका देखोगे तो ये हमारा प्यारा पड़ोसी देश, इंडिया का मैप लेने जाओगे श्रीलंका का फ्री में मिल जाएगा। तो वहां पे क्या है, ये श्रीलंका यहाँ पे है, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप पे आप जैसे देखेंगे तो ये बेल्जियम है, ये श्रीलंका है, ये दो देश हैं। दोनों देशों की कहानी पढ़ते हैं। मैप पे नहीं आएगा, घबराना मत। फाइन, मतलब मैप लगाने को नहीं आएगा आपको, मैप में बेल्जियम और श्रीलंका नहीं पूछा जाएगा। मैप लिस्ट जो रहती है वो क्लियरली बता दी जाती है सीबीएसई के द्वारा, हमें वही पढ़ना रहती है, ठीक है। बाकी जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको ये आइडिया दे दिया। तो अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की, अब एक सवाल देखो ये बन जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहां से आएंगे, आसमान से नहीं गिरेंगे, बुक से ही गिरते हैं कि बेल्जियम जो है किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इधर ये फ्रांस है यहाँ पे, ठीक है। बेल्जियम के यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फ्रांस, इसीलिए बेल्जियम में आप जैसे देखेंगे तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक पॉपुलेशन जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही है, ठीक है। वहीं जैसे अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या है, नीदरलैंड है, ठीक है। तो नीदरलैंड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ नीदरलैंड जो है तो नीदरलैंड के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है बेल्जियम की। आप इधर जाएंगे तो इधर क्या है, जर्मनी है, जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, तो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है 1% बेल्जियम में। फिर नीचे जाओगे तो यहाँ क्या है, लक्समबर्ग है, तो लक्समबर्ग भी एक छोटा सा देश है, प्यारा सा, गाड़ियां वाड़ियां बहुत जोरदार मिलती है वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इन
देशों के साथ में क्या हो रहा है, बेल्जियम अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक छोटा सा देश है, हरियाणा के बराबर देश है हमारा, ठीक है, मतलब हमारे हरियाणा के बराबर ये छोटा सा देश है, ठीक। अब यहां का एथनिक कंपोजिशन की अगर बात करें तो 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। अब अगर हम बात करें तो ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये फ्लेमिश रीजन है, ठीक है, बेल्जियम के अलग अलग प्रोविंसेस को अगर हम बात करें तो ये फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। तो मतलब ऊपर की जो नदर्न पार्ट की जो प्रोविंसेस हैं वो फ्लेमिश रीजन कहलाती है। फ्लेमिश रीजन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, डच लैंग्वेज बोली जाती है। ये ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो फ्लेमिश रीजन में डच लैंग्वेज बोली जाती है और यहाँ पे 59% पॉपुलेशन जो है देश की रह रही है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन फ्लेमिश रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू नो इज द डच स्पीकिंग पॉपुलेशन इज इन मेजोरिटी, ठीक है। अंडरलाइन करो 2-3 बार मेरी इस बात को, ठीक है, मतलब आपकी बुक में जो यहां लाइन लिखी है क्या कि फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है जो कि मेजोरिटी में है कंट्री में। कंट्री की अगर बात करें तो कंट्री में मेजोरिटी में कौन है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। आया समझ में, ठीक है। अब अगर आगे बात करते तो अनदर 40% पीपल लिव इन दी वेलोनिया रीजन, ठीक है। तो वेलोनिया कहां है, इधर नीचे जाओ, पिंक कलर वाला ये जो है, ये वाला जो रीजन है ये वेलोनिया रीजन है। यहां पे कितनी जनता जनार्दन रह रही है, 40%, 40% पॉपुलेशन वेलोनिया रीजन में रह रही है। और ये कौन सी लैंग्वेज बोलती है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। देखो लॉजिक के साथ खेलोगे बहुत आसानी से चीज समझ में आएगी। ऊपर नीदरलैंड है, डच लैंग्वेज, नीचे फ्रांस है तो फ्रेंच लैंग्वेज वाले, नीचे वाला जो प्रोविंसेस रहेंगे उसमें फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाएगी, स्वाभाविक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 40% पॉपुलेशन जो कि माइनॉरिटी में आ गई है, ठीक है। तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, ठीक। फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाली पॉपुलेशन वेलोनिया वाले रीजन में रहती है। आगे समझ में, तो 59 और 40 1% कहां गया, तो ये 1% जो है, तो 1% पॉपुलेशन जो आपको ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिल रही है कंट्री के, जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। जर्मनी से बॉर्डर टच हो रही है तो यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन यहां भी रहती है बेल्जियम में, जो 1% है, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो रिमेनिंग 1% ऑफ दी बेल्जियंस स्पीक जर्मन। आगे समझ में, जर्मन क्यों, क्योंकि जर्मनी से बॉर्डर टच हो रही है उधर। फिर क्या होता है, अब ये तो हमने कंट्री की बात कर ली, आया समझ में, ये हमने कंट्री की बात करी है, ध्यान रखना ये कंट्री में सिनेरियो है। कंट्री में कौन मेजोरिटी में, जल्दी से आंसर दो उधर से मन में, ठीक है। तो कंट्री में मेजोरिटी में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, जैसे हमारा देश, ठीक है, हमारे देश में क्या है, कैपिटल क्या है, दिल्ली। अब दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की अलग एक स्थिति होगी और कंट्री की अलग स्थिति होगी। तो वैसे ही इनका जो देश है प्यारा सा बेल्जियम का कैपिटल हो गया ब्रसल्स, ठीक है। तो इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। अब यहां पे उल्टा हो गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये चीज ध्यान रखना है। यहां पे इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि ब्रसल्स जो है ना, ये ब्रसल्स, तो यहां पे क्या है, 80-20 का काम चल रहा है। 80-20 का कैसे काम चल रहा है कि 80% पॉपुलेशन जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, ठीक है, जो कि कंट्री में माइनॉरिटी में है। कंट्री में माइनॉरिटी में इन द सेंस कि कंट्री में मात्र 40% पॉपुलेशन क्या बोलती है, फ्रेंच बोलती है। लेकिन ब्रसल्स जो कैपिटल सिटी है वहां पे 80% पॉपुलेशन फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही है। और बची जो 20% पॉपुलेशन है वो डच। तो डच जो कि पूरी कंट्री में क्या है, मेजोरिटी में है, ठीक है, कंट्री में मेजोरिटी में है, लेकिन वो कैपिटल सिटी में क्या है, माइनॉरिटी में है। मतलब ऐसे समझ लो कि इंडिया में अगर डच और फ्लेमिश मतलब डच और फ्रेंच बोलने वाले होते हैं तो पूरी कंट्री में ज्यादा डच बोलने वाले, लेकिन दिल्ली में डच बोलने वाले कम हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है। समझ में आया ना कैपिटल सिटी का क्या खेल है। तो यहाँ पे डच लैंग्वेज, ठीक है, डच लैंग्वेज बोलने वाले जो हैं वो कितने हैं, वो 20% है। कहां की बात करें हम, कैपिटल सिटी की बात करें, ब्रसल्स की। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, नंबरों का खेल है और यही लास्ट तक ध्यान नहीं रहता है स्टूडेंट्स को। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ध्यान होगा, एकदम छप गया, छपा, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, ये हमने क्या देख लिया, एथनिक कंपोजिशन देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो एथनिक कंपोजिशन है, सारा बढ़िया एकदम गुलदस्ता बना हुआ है। एथनिक कंपोजिशन के आगे अगर जाएंगे ना, तो ये एथनिक कंपोजिशन जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो डिफरेंसेस हैं, तो देखो डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। एक ही एक कपड़े पहनते पहनते बोर हो जाओगे ना, तो कुछ कलरफुल होना चाहिए, है कलरफुल, लेकिन होता क्या है कि वो जो डिफरेंसेस रहते हैं तो एट टाइम्स डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी और डिवीजन, ये सारी चीजें क्या लगे लगे आ जाती है। तो कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, टेंशन भी डेवलप हो जाता है। आगे समझ में, जैसे हम देखते हैं कि क्या है कि हर धर्म की क्या की जानी चाहिए, रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, हर धर्म के लोग होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम देखते हैं कि हर धर्म के जब लोग होते हैं ना, तो उनके बीच में टेंशंस भी डेवलप होते हैं। फिर वहां पे आपको क्या करना होता है, वहां पे गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि गवर्नमेंट कैसे कह सकते हैं पीस बनाए रखती है। तो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट वहां से निकल के आता है। खैर ज्यादा नहीं घुमाएंगे, वापस लाते हैं टॉपिक पे। तो यहां क्या है कि अब जैसे आप देखोगे तो
डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो डाइवर्सिटी के कारण टेंशंस डेवलप हुए हैं। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर टेंशन? सिंपल है, तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जनसंख्या में कम है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, ठीक है, कंट्री में, लेकिन क्या है, वो रिच और पावरफुल है। और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसके बेनिफिट्स हमें क्यों नहीं मिले। जो मेजोरिटी में है उन लोगों के पास में पैसा नहीं है, पावर नहीं, उन्हें ऐसा लगता है। और जो माइनॉरिटी में है उनके पास पैसा और पावर है, लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं है, नंबर्स इन द सेंस दे आर नॉट इन मेजोरिटी। तो उसके चलते दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या है, दोनों ही मतलब कह सकते हैं तो एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट देखने को मिलता है। तो 1950s 60s के टाइम पीरियड में क्या होता है, 1950s 60s के टाइम पीरियड में टेंशन और बढ़ता है, ठीक है। तो टेंशन बिटवीन दी टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। और यही चीज हम ब्रसेल्स की बात करें तो जैसा देश में जो नंबर्स में मेजोरिटी दिख रही है आपको डच की, वो डच क्या होता है, कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो एक जगह कोई हावी है, दूसरी जगह कोई हावी है। तो टेंशन जो है क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड से थे, ठीक है। वो जो सिचुएशन था, एथनिक कंपोजिशन, वो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहा था, ठीक है। तो ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन दी कैपिटल। तो जो कंट्री में क्या है दादा बने घूम रहे हैं, वो कैपिटल सिटी में क्या हो गए, दादा नहीं बन पाएंगे क्योंकि माइनॉरिटी में है, ठीक है। अच्छा, मेजॉरिटी दादा बन के घूमे, ये अपने आप में ही फंडामेंटली फ्लॉड कंसेप्ट है। जरूरी थोड़ी ना कि जो मेजॉरिटी है तो अपने मन की चलाए, आगे समझ में। तो ये पूरा सिनेरियो था, ये पूरा सिचुएशन था कहां का, बेल्जियम का। अभी के लिए इतना ही, अब इसको क्या कर दो, ब्रेक लगा दो थोड़ा, ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि टेंशन जो थी वो स्वाभाविक थी कि अलग अलग एथनिक ग्रुप जब रहेंगे तो दिखती बात है कि जो मेजोरिटी है वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, जो माइनॉरिटी है वो क्या करेगा, वो इनसिक्योर फील करेगा, ठीक है। और ऐसा होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कहां की, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की। चलो श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका किधर है, तो बस इंडिया से थोड़ा तमिलनाडु से नीचे तैरते तैरते जाओगे तो भी पहुंच जाओगे। सीरियसली मत लेना, नहीं तो पहुंच जाओ तमिलनाडु से, ठीक है। तो मतलब क्या है, तमिलनाडु कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर्स पे आपको एक छोटा सा आइलैंड कंट्री देखने को मिलेगा, वो है श्रीलंका। अब श्रीलंका का अगर आप जैसे देखोगे ना, तो ये जो 4-5 कलर दिख रहे हैं आपको, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं, ये अगर इन कलर्स को अगर आप देखोगे तो ये बता रहे हैं कि येलो कलर जो है, जो मेजोरिटी में दिख रहा है, मेजोरिटी ऑफ द श्रीलंका इज अंडर दी येलो कलर, तो ये सिन्हलास को दर्शाता है। अब देखो वहां पे भी लैंग्वेज को एथनिसिटी का क्राइटेरिया मान के चले थे हम, यहां पे भी लैंग्वेज को। तो दो मेजर लैंग्वेज ग्रुप्स है यहां पे, तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन और सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन। सिन्हाला लैंग्वेज है, ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज है, सिन्हाला लैंग्वेज है, सिन्हाला लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि अभी घुमा के क्वेश्चन देंगे और पूछ देंगे सिन्हाला मतलब क्या है, घुमा के क्वेश्चन पूछ देंगे कि सिन्हाला रिलीजन के लोग कितने हैं, तो आप आधे से ज्यादा सिन्हाला को रिलीजन मान के चल जाओगे। रिलीजन नहीं है सिन्हाला, सिन्हाला क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन और सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन, ठीक है। सिन्हलीज और तमिल्स दो एथनिक ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। समझ में आई चीजें, ठीक है, समझ में आई। तो अब देखो एथनिक कंपोजिशन की अगर बात करें तो श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स 74%। तो यहाँ प्रचंड बहुमत है, मतलब यहाँ मेजोरिटी ज्यादा है, ठीक है। बेल्जियम के केस में तो हमने देखा था कि मेजोरिटी क्या है, थोड़ा सा चलो 59-40 एडजस्टेबल है, 60-40 का रेशियो लेके चल रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ तो 1/3 और 2/3 इस तरह से, मतलब क्या कह सकते हैं 1/4 और 3/4 वाला प्रपोर्शन है। तो यहाँ मेजोरिटी में सबसे ज्यादा कौन है, सिन्हाला स्पीकर्स है। लगभग 74% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स सिन्हाला लैंग्वेज। और फिर जो बचे हुए हैं तो वो कितने हैं, 18% जो है वो तमिल स्पीकर्स है। आप बोलोगे सर गणित मतलब हाँ कमजोर है, तो अब उसमें अगर हम समझे ना चीजों को, तो 74 और 18 जो है ये 100 नहीं हो रहा है। और इसी पे जो डाउट रहता है अभी क्लियर करेंगे, रुको। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि सिन्हाला स्पीकर्स कितने हैं, 74%, तमिल स्पीकर्स कितने हैं, 18%। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अमंग तमिल स्पीकर्स, ठीक है, देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब ऐसा हो रहा है कि सिन्हाला तो चलो सिन्हाला 74%, इनकी किताब बंद हो गई है। तमिल स्पीकर्स की अगर बात करें तो तमिल स्पीकर जो 18% है ना, ये इसमें भी और रंग बिरंगे हैं। रंग बिरंगे मतलब कि इसमें भी क्या है, 2 सब ग्रुप्स हैं। कौन कौन से, तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। एक श्रीलंकन तमिल्स हैं और दूसरे इंडियन तमिल्स हैं। इंडिया का नाम आ गया, ठीक है। अब ऐसे चौकन्ना होगा कुछ स्टूडेंट्स, यार इंडिया आया। तो ये इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स क्या है, समझो सिंपल सी चीज कि तमिल्स का मतलब क्या है कि जो तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो अब जितने भी तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो 18% ऑफ द पॉपुलेशन श्रीलंका की, ठीक है। 18% से ज्यादा भी अभी कैसे है वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो 18% ऑफ द पॉपुलेशन जैसे हम देख रहे हैं, तो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तमिल। अब तमिल में भी क्या है, तमिल स्पीकर्स 2 तरह के हैं। एक श्रीलंकन तमिल्स हैं जो नेटिव्स हैं श्रीलंका के ही, मतलब वो श्रीलंका में ही रह रहे हैं काफी समय से। चोला एम्पायर वगैरह जब हुआ करता था तब से वो इंडिया से तमिल बोलते बोलते श्रीलंका पहुंच गए, श्रीलंका में सेटल हो गए। तो उन्हें मतलब हजारों साल हो गए ना, तो हम क्या कहेंगे कि वो श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं। तो श्रीलंकन तमिल्स हो गया। और दूसरे कौन है, इंडियन तमिल्स। इंडिया से कैसे पहुंच गए वहां, तो क्या होता था कि पहले आप देखोगे तो ब्रिटिश
कॉलोनी था श्रीलंका भी, ब्रिटिश कॉलोनी था, साइलोन के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश कॉलोनी जब था ना, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया से लोगों को पढ़ पढ़ के ले गए। क्यों? पिकनिक पे नहीं, ठीक है, इंडिया से लोगों को ले गए वो किस चीज के लिए, कि चलो हमारे साथ, और वहां जो प्लांटेशन फील्ड्स हैं, टी प्लांटेशन फील्ड्स है, रबर प्लांटेशन फील्ड्स है, उनमें काम करना, ठीक है। तो आप काम करने के लिए ले गए, तो इसका मतलब थोड़ी भाषा बदल देंगे। तो वहां पे भी इस तरह से तमिल स्पीकर का एक सेक्शन इंडियन तमिल्स का था, जो क्या बोलते थे, तमिल लैंग्वेज बोलते थे, और इंडिया से जिनके फोर फादर्स, जिनके पूर्वजों को कभी पकड़ के ले आए थे प्लांटेशन फील्ड पे काम करवाने के लिए, फिर वो कभी वापस इंडिया आए नहीं, लेकिन अपना कल्चर तो ले गए ना। तो उनकी एथनिसिटी क्या थी, तमिल्स, ठीक है, तमिल स्पीकर्स थे वो, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई है। अब इतना सुनते सुनते जिनके दिमाग में 2-3 ऐसे थॉट आ गए कि हाँ यार वो फैमिली मैन 2 में भी तो कुछ ऐसा ही था, ठीक है, किसी ने मद्रास कैफे देखी होगी तो उससे भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कुछ कुछ ये तमिल वमिल श्रीलंका वहां पे था। तो जी हाँ, वो दोनों मूवीज, मतलब एक वेब सीरीज एक मूवी देखना, तो आपको एक आइडिया मिलेगा श्रीलंका की प्रॉब्लम का, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें समझ में आएगी कि कैसे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो है उसमें तमिल फैक्टर, सिन्हाला फैक्टर, वहां की जो सिविल वॉर थी वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अपने आपको सीमित मत रखा करो कभी, बढ़िया अपना होराइजन जो है एक्सपैंड करो, हर चीज को इधर उधर जोड़ दिया करो इलेक्ट्रिशियन की तरह, ठीक। चलो, तो ये एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका समझ में आया आपको कि एथनिक कंपोजिशन क्या है। 74% पॉपुलेशन क्या है, सिन्हाला स्पीकर्स की 18%, तमिल स्पीकर्स की, तमिल स्पीकर्स में भी 2 बाइफरकेशन अगर हम देखेंगे तो 2 बाइफरकेशन के साथ क्या है, 2 बाइफरकेशन, श्रीलंकन तमिल से 13% पॉपुलेशन और इंडियन तमिल से बचे हुए 5% पॉपुलेशन। इंडियन तमिल्स कौन है, जिनके फोर फादर्स प्लांटेशन फील्ड पे काम करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया से, ठीक है, इंडिया में जो तमिल स्पीकिंग रीजन थे वहां से श्रीलंका ले जाए गए थे, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट व्हाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम्स, ठीक है, एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालास। अब आपके मन में वो जो 1% वाला है, मतलब ये 1% डाउट जो है ना, मैंने देखा है स्टूडेंट्स, जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, बस क्या कह सकते हैं कि घोट जाते हैं एकदम एनसीईआरटी को, वो आखिरी दम तक मतलब कि एग्जाम होने तक, गलत मत समझना, आखिरी दम तक ये 1% का कंफ्यूजन लेके घूमते रहते हैं। 1% क्या है, तो देखो बाबू अभी क्लियर करते हैं मुझे, ठीक है। क्या हो रहा है, हमने क्या देखा कि जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, ठीक है, सिन्हाला स्पीकर जो है वो कितने हैं, 74%। तमिल स्पीकर जो है, तमिल स्पीकर्स कितने हैं, 18%। इसमें आप क्लासिफिकेशन कर लो, श्रीलंकन तमिल्स हैं 13% और श्रीलंकन तमिल्स के बाद में हम जैसे देखेंगे प्लस 5% क्या हो जाएगा, इंडियन तमिल्स हो जाएंगे, इंडियन तमिल्स जो इंडिया से गए थे जिनके फोर फादर्स, ठीक है। 74 और 18 कितना हो गया है हमारा, 74 और 18, 4 और 8 2, मतलब 12, कैरी ओवर 1, 7 और 8, 7 1 8 और 1 9, 92। अब 92, तो ये 92% पॉपुलेशन का कंपोजिशन समझ में आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। तो ये 7% क्रिश्चियंस क्या है, तो 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास, ठीक है। तो ये 7% जो हम कहां लिखेंगे, यहां लिख देते हैं +7। तो ये 7% बट गए हैं, ठीक है। ये 7% बट गए किस चीज में, कि वो 7% में से कुछ सेक्शन क्या बोलता है, कुछ सेक्शन सिन्हाला लैंग्वेज बोलता है, कुछ सेक्शन क्या बोलता है, तमिल लैंग्वेज बोलता है। तो इस तरह से क्या हो गया, 92 + 7 अगर कर देंगे तो 99 हो गया। 1% कहां गया, ठीक है। मतलब अब सवाल ये आता है ना कि 1% कहां गया, तो अब वो समझाता हूं। ये क्लासिफिकेशन जो आपको दिया है ना, ये 92 + 7 जो हमने करा है, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दिया है, ये क्लासिफिकेशन दिया है लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स के बेसिस पे। तो 1% पॉपुलेशन ऐसी भी तो होगी जो दूसरी लैंग्वेज बोलती होगी, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि तमिल और सिन्हालास ही है, ट्राइबल लैंग्वेजेस भी हो सकती है ना। तो उस कारण वो 1% है, उसको ढूंढते ढूंढते श्रीलंका मत पहुंच जाना, ठीक है। उसमें सिर नहीं लड़ाना है, वो तो कॉमन कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए मैं उस पर टाइम दे रहा हूं, स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, नहीं तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि कोई, और जरूरत भी नहीं है वो बताने की, लेकिन फिर भी बता दिया है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रख लो कि 7% क्रिश्चियंस हैं, 7% क्रिश्चियंस हैं। तो अगर आप जैसे देखेंगे ना कि सिन्हाला स्पीकर बुद्धिस्ट हैं, और कह सकते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम जो है वो तमिल स्पीकर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा क्रिश्चियन जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, गूंगे थोड़ी ना है, दूसरी भाषा वो भी बोलते हैं ना। तो दूसरे धर्म के लोग जैसे क्रिश्चियंस हैं, तो क्रिश्चियंस क्या है, तमिल लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, और वो क्रिश्चियंस जो है तो दूसरे जो है वो क्या है, सिन्हाला लैंग्वेज भी बोल रहे हैं। तो उनका क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का बेसिस समझा करो, ज्योग्राफी में सिखाया है ना कि बेसिस के हिसाब से क्लासिफिकेशन बदल जाता है। लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे क्लासिफिकेशन तो ऐसा है 74 प्लस कुछ हो जाएगा, 74% प्लस कुछ परसेंट, या 7% का बटेगा, ठीक है। और वही रिलीजन के बेसिस पे बात करोगे तो वहां बुद्धिस्ट भी है, हिंदूज भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियंस भी है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उस चीज में, नंबर्स में नहीं परेशान होना है। वो 1% का जो डाउट था मैंने बता दिया कि वो दूसरी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब वापस कहां पे,
अब अगर हम बात करें कि एथनिक कंपोजिशन आपको समझ में आ गया, ये एथनिक कंपोजिशन है पूरा 74, 18 और 7% पॉपुलेशन ऐसी है जो तमिल लैंग्वेज भी बोलती है, सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलती है, दैट्स इट। ठीक है, एक चीज और जो ध्यान रख सकते हो, तो अधिकतर जो सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, ठीक है, सिन्हाला स्पीकर जो है वो बुद्धिस्ट है, उनका धर्म क्या है, बुद्धिज्म। ठीक है, और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं। ठीक है, हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं। अब यहाँ पे व्हाट आर दी रीजंस फॉर टेंशन, तो रीजंस फॉर टेंशन आर क्लियरली विजिबल कि इस तरह से जो गुलदस्ता यहाँ भी बना हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो ग्रुप्स हैं, इनके बीच में आपस में टेंशन डेवलप हो ही जाएगा, जैसा बेल्जियम के केस में देखा था। दोनों ही केस में क्या होगा कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, क्या होगा अगर मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करने लगे माइनॉरिटीज के ऊपर, माइनॉरिटी इन द सेंस ऑफ मान लो कि डच स्पीकिंग पॉपुलेशन अगर क्या कर रही है, डोमिनेट कर जाए किसके ऊपर, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर, सिन्हाला स्पीकर्स अगर डोमिनेट कर जाए तमिल स्पीकर्स के ऊपर, तब क्या स्थिति होगी। ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, वो क्या होता है, वो एक कह सकते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, उस क्वेश्चन के साथ में हम क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के साथ में इस वीडियो को खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अब आपको एथनिक कंपोजिशन समझ में आ गया, दोनों ही जगह डाइवर्सिटी है, दोनों ही जगह डिफरेंसेस हैं। अब इन डिफरेंसेस को कैसे टैकल किया व्हेन इट कम्स टू पावर शेयरिंग, क्या दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में पावर थी, श्रीलंका में क्या केस हुआ, बेल्जियम में क्या केस हुआ। तो हम स्टार्ट करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका की कहानी हम पिछले वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं, मतलब आपको एक रफ आइडिया मिल गया है कि श्रीलंका में स्थिति क्या थी। अब देखो, श्रीलंका बेल्जियम दोनों को ही समझा, दोनों ही जगह आपने क्या समझा कि डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटी थी, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप है, सिन्हालाज हैं, तमिल लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप है, बेल्जियम के केस में भी हमने देखा कि डच स्पीकिंग ग्रुप भी है, फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप भी है, जर्मन स्पीकिंग ग्रुप भी है। तो इस तरह से क्या है, डाइवर्सिटी तो मिली हमें। अब क्या होता है ना, देखो दो चीज बताता हूं मैं, डाइवर्सिटी जो है, डिफरेंसेस जो है ना, तो डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी तो अपनी जगह है बढ़िया, एक नंबर। अब ये जो डाइवर्सिटी है तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं। वो दो रास्ते क्या हो सकते हैं पता है, डाइवर्सिटी के दो रास्ते हो सकते हैं कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट भी किया जा सकता है, ठीक है, अकोमोडेट भी किया जा सकता है, और डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी डिवीजन में भी कन्वर्ट हो सकती है, डाइवर्सिटी से डिवीजन भी हो सकते हैं। तो आपको वो चीज ध्यान रखना है और वो चीज समझना है। मेन बेसिकली जो एम है हमारे इस टॉपिक का वो यही है कि पावर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में यह समझना कि मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो श्रीलंका में जब अडॉप्ट की गई तो उससे डिवीजन हुआ या अकोमोडेशन हुआ। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो फिर से चालू करते हैं। जैसे हमने क्या देखा, सबसे पहले तो आपके मन में डाउट अगर ये होगा मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, तो वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी पहले स्केच समझ लो थोड़ा सा कि श्रीलंका में जो डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किस तरह से टैकल किया। अगर पीसफुली टैकल कर लोगे आप तो उससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी जो है आपकी वो डिवीजन में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप उन डिफरेंसेस को पीसफुली टैकल नहीं कर पा रहे हो तो ये फॉर श्योर है कि वो जो डिफरेंसेस है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और श्रीलंका में जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी उस डाइवर्सिटी को लेकर, वो क्या थी, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी। और मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी के चलते क्या हो रहा है कि पावर जो है वो शेयर नहीं की गई है। पावर किसके पास चलेगी, मेजोरिटी कम्युनिटी के पास। मेजोरिटी कम्युनिटी कौन, सिन्हालास के पास। तो जब आप पावर मेजोरिटी कम्युनिटी को दे दोगे, जब आप पावर शेयर नहीं करोगे तो क्या होना है, मारपीट होना है। मतलब फिर क्या है, पावर जो पावर है ना, पावर शेयरिंग सीधा सा कंसेप्ट ये कहता है कि आप पावर शेयर कर दोगे तो उसके चलते क्या है कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर पावर को शेयर नहीं करोगे तो कन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल में। ठीक, तो हम श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में देखो क्या हो रहा है, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। बधाई हो, मिठाई ठाई बटाओ। ठीक है, तो अब एक चीज और, एक मिनट के लिए यहाँ पे पॉज लेते हैं हम, थोड़ा सुनो, डिस्क्लेमर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, है ना। अब दो धारी तलवार की तरह चलाना है अपने दिमाग को। कैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेस्ट में तो क्वेश्चन दे देंगे स्कूल वाले, कुछ स्कूल वाले तो पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चन देंगे तो वहां पे आपको लिखना रहेगा आंसर। ठीक है, लिखना रहेगा तो उसके लिए आपको थ्योरी याद रखना पड़ेगी। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है, आंसर क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो चीजें भी ध्यान रखो। जैसे अभी तक जितना पढ़ा, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, एक्सप्लेन द मेजोरिटेरियनिज्म मेजोरिटेरियनिज्म अडॉप्टेड इन श्रीलंका, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन थ्योरी पार्ट पे जो भी बनेगा उसके लिए थ्योरी पढ़ रहे हैं आप। फिर क्या है, दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड ये अपने माइंड को ऐसे भी ट्रेन करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं बुक के अंदर से। तो ये तो बड़ा भारी काम हो गया सर। भारी काम नहीं है, जब आप क्या है पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी के लिए अलग से पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए अलग से पढ़ना है। जब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो एक बार में सारी चीजें लपेट लोगे। ठीक है, बस जरूरत क्या है कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, तो वो चीजें ध्यान रखना। अब जैसे श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, ठीक है, तो 1948 इंपॉर्टेंट एक ईयर हो गया। ठीक है, और ये आपको क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा वन वर्ड में ही क्वेश्चन आए, कभी स्टेटमेंट बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो माइंड को ट्रेन उस तरह से करते रहना है। एमसीक्यू वाली जो सीरीज है वो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे हो तो देखो। ठीक है, जरूरी है, क्यों, क्योंकि उसमें हमने सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं।
ठीक, चलो तो अब श्रीलंका को आजादी मिली, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं अगर, तो क्या होता है कि अब यहां पे जैसे आप देखोगे तो मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हालास की। सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप जो है वो मेजोरिटी में, अभी पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में। तो उसके चलते क्या है कि जो सिन्हाला लीडर्स थे उनके लिए और भी आसान हो गया कि वो अपने कम्युनिटी के लोगों के वोट्स गेन कर ले। अब अपनी कम्युनिटी के लोगों के जो वोट्स गेन करना है तो उसके लिए अपनी कम्युनिटी को क्या करना पड़ेगा, अपीज करना पड़ेगा, ठीक है, लुल्लू पुच्चू करना पड़ेगा कि हाँ हम तो सिन्हालास के लिए सब कुछ करने वाले, हम सिन्हाला के लिए ही क्या करेंगे, कंट्री में राइट्स जो रहेंगे सिन्हालास के लिए रहेंगे। तो इस तरह से क्या है कि मेजोरिटी सिन्हालास की थी और सिन्हालास को फेवर करने के चलते क्या है, सिन्हालास को फेवर करने के मतलब सिन्हालास को फेवर देने के लिए सिन्हाला लीडर्स भी क्या करते थे, सिन्हाला अपीजमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करते थे, ठीक है। तो द लीडर्स सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। तो सिन्हालास अपनी मेजोरिटी के दम पे क्या करते थे, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी ना, वो भी क्या करने लगी थी, वो भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम करने लगी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, समझो कि यहां पे डेमोक्रेसी है, आज भी है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन वो कैसे काम कर रही थी, अनडेमोक्रेटिकली। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी को क्या कर रही थी, फेवर दे रही थी, पावर्स जो है वो मेजोरिटी के पास चली गई थी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को डिसरिगार्ड किया जा रहा था, उनके इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा जा रहा था। और इसी सिस्टम को, इसी बिलीफ को मेजोरिटेरियनिज्म कहा है। अब यहां पे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कह सकते हैं कि थ्योरी में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजोरिटेरियनिज्म। सुनो अच्छे से, ठीक है, जो जाग रहे हैं मतलब सो रहे हैं वो जाग जाओ, ठीक। तो यहां पे क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म सिंपल सी चीज ये दर्शाता है कि मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ, एक सोच है, ठीक है, एक सोचने का तरीका है, whereby you believe that the majority community should rule the country, ठीक है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री को रूल करे इन whichever way it is possible, मतलब आपको जैसे भी रूल करना हो। अब मेजोरिटी जब रूल करेगी तो दिखती बात है अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगी, ठीक है। तो व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, a belief system whereby you believe that a majority community in the country should rule the country in whichever way it is possible, ठीक है, जैसे भी उन्हें रूल करना हो। अब जैसे भी उन्हें रूल करना होगा तो वो क्या करेंगे, they will disregard the minority community। और इस अप्रोच के साथ जब जाओगे ना, जैसे भी रूल करने वाले अप्रोच के साथ में, तब क्या करोगे, आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड कर दोगे, उनके बारे में नहीं सोचोगे। तो ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है मेजोरिटेरियनिज्म में कि एक बिलीफ सिस्टम है जहां पे मेजोरिटी ये मान के चल रहे हैं आपकी मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो रूल करे, जैसे रूल करना है वैसे रूल करे, और उसके चलते आप क्या कर देते हो, कचंबर किसका बना देते हो, माइनॉरिटीज का, ठीक है। तो बिलीफ सिस्टम वेयर बाय इट इज बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री, ठीक है, इन विचएवर वे इट इज पॉसिबल, डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, डिसरिगार्डिंग द बिलीफ्स, डिसरिगार्डिंग द कल्चर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। अब मैंने बार बार रिपीट क्यों करी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको याद हो गई है, छपी, ठीक है, दिमाग में। तो उस तरह से क्या मेजोरिटेरियनिज्म समझ में आया आपको। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म की हमें मतलब आइडिया क्या है मेजोरिटेरियनिज्म का, वो तो समझ में आ गया। श्रीलंका में कैसे मेजोरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस किया गया वो समझते हैं। देख लो, कहानी समझ लो, ये सिन्हाला ही सिन्हाला, येलो कलर इज फॉर सिन्हालास, पूरी कंट्री में सिन्हाला फैले हुए हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, ठीक है, नॉर्थ मतलब नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पे तमिल, श्रीलंकन तमिल्स है, और यहां एक पैच में आपको इंडियन तमिल्स देखने को मिल जाएगा। तो इंडियन तमिल्स तो बेचारे दबे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कंट्री का आपको कंपोजिशन समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मतलब मैप नहीं आएगा, लेकिन अब यही पूछ लिया कि इन विच पार्ट श्रीलंकन तमिल्स आर कंसेंट्रेटेड, इन विच पार्ट इंडियन तमिल्स आर कंसेंट्रेटेड, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि साउथ सदर्न पार्ट में इंडियन तमिल्स है, ठीक है, नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंकन तमिल्स है, ऐसे, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म आया समझ में। अब श्रीलंका में कैसे मेजोरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस किया गया वो चीज समझते हैं। तो स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी आर, ठीक है। फर्स्ट क्या देखो, तो 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है। एक्ट कौन पास करेगा, गवर्नमेंट, मतलब मैं वही बता रहा हूं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो गलत रास्ते पे चल रही है, ठीक है। तो 1956 में क्या होता है, एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। अब यहां पे क्या होता है, 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसके चलते उन्होंने क्या किया, जिसके चलते उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कि हाँ तमिल्स हैं तो हैं अपने, ठीक है, उनकी लैंग्वेज को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, और तमिल लैंग्वेज को मतलब डिसरिगार्ड करते हुए सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, ठीक है, हाउ मेजोरिटेरियनिज्म वाज प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका।
क्वेश्चन बहुरूपिया होता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। अगर आप कंसेप्ट पकड़ के चलोगे तो अपने आप सारी चीजें सॉल्व होती चली जाएगी। ठीक है, तो कैसे क्या आखिरकार कदम क्या लिए गए थे मेजोरिटेरियनिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए? तो सबसे पहले तो सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने क्या कर दिया, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो अब एक तरह से क्या हो गया कि रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को दिया जाता है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो। यहां पे मेजोरिटी के लिए क्या कर दिया गया, रिजर्वेशन का बंदोबस्त कर दिया गया। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया किसको, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया सिन्हालास को। किस चीज में, गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते समय, जॉब देते समय, हर समय किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, सिन्हालास को। दूसरा ये स्टेप लिया गया। तीसरा क्या है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब बोलोगे सर ये धर्म कहां से आ गया, भाषा में धर्म? तो मैंने क्या बताया था आपको जब एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका समझाया था कि मेजोरिटी ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स फॉलो बुद्धिज्म। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि बुद्धिज्म को एक तरह से स्टेट रिलीजन बना दिया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो जो तमिल स्पीकर्स थे, जो कि तमिल स्पीकर्स में क्रिश्चियंस भी थे, तमिल स्पीकर्स में कह सकते हैं हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, तो उन्हें ऐसा लगा यार हमारे धर्म का क्या मतलब, आपका धर्म धर्म, हमारा धर्म धर्म नहीं। ठीक है, तो उस तरह से क्या स्टेट रिलीजन जब बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज जब बना दिया सिन्हाला को, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें, इनका इंपैक्ट क्या होगा सोचो। दूसरी कम्युनिटी जो उसे लग रहा है ना ऐसा कि हमारे साथ पावर शेयर नहीं किए, हमारे साथ क्या हुआ है, पावर शेयर नहीं हुई है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा सोचो जरा। तो द इंपैक्ट ऑफ स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो ये जितना भी उठापटक की जा रही है, ये उठापटक से क्या आपको कंक्लूजन निकल रहा है? देखो एक बहुत बेसिक चल रहा हूं मैं, तो आप कंक्लूजन ये तो निकाल सकते हैं ना कि ये सब कुछ करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश किया जाए। अब ये जो कदम उठाए गए किस चीज के लिए, सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए, तो इन भारी भारी कदमों का, ठीक है, परिणाम क्या होगा, ठीक है, इंपैक्ट क्या होने वाला है? तो ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। रूठ गए कौन, तमिल्स। ठीक है, तमिल्स को ऐसा लगा कि यार अत्याचार है, ठीक है, गजब बेइज्जती है। कैसे गजब बेइज्जती है, मतलब तमिल्स को ऐसा लगा क्या कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। उन्हें ऐसा लगा कि यार नहीं, ये देश की जो कह सकते हैं सरकार है, वो क्या कर रही है, सिर्फ सिन्हालास के बारे में सोच रही है, हमारे बारे में नहीं सोच रही है। और जब एलिनिएशन बढ़ता है ना, तो इंसान क्या है, देश के साथ जो अपना अटैचमेंट है उसे भी हटाने लगता है। और फिर क्या होता है, देश के साथ जब आपका अटैचमेंट हट जाएगा तो आप क्या बन जाओगे, एंटी नेशनल। ठीक है, ट्रू सेंस में मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ देश के साथ जब अटैचमेंट हट जाएगा तो आपके अंदर वो नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं रहेगी, और उसके चलते आप क्या है, एंटी नेशनल बनते चले जाओगे। अब एंटी नेशनल की कैटेगरी में हम किसको डाल देते हैं, टेररिस्ट को। तो टेररिज्म जो है वो यहां से आपको इमर्ज होते हुए देखने को मिलेगा, टेररिज्म आपको यहां से इमर्ज होते हुए देखने को मिलेगा। कहानी कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, तो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, जो सिन्हाला मेजोरिटी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, तो उसके चलते क्या हुआ, और एलिनेशन क्यों बढ़ा, दे फेल्ट दैट बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ तमिल लैंग्वेज जो, तमिल कल्चर जो, उसके टुवर्ड्स कोई सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, जो लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेजोरिटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, ठीक है, वो हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर के टुवर्ड्स सेंसिटिव नहीं है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, तमिल्स को दी जा रही है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। और इन सारी चीजों के चलते क्या होता है, एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन दी सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और ये सारा जब हुआ सब कुछ, तो इसके चलते क्या होता है, सिन्हालाज और तमिल जो है उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो खट्टे हो गए। ठीक है, खट्टे कैसे हो गए कि अब दोनों ही कम्युनिटीज जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही थी, दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में जो डिफरेंसेस थे ना, ये डिफरेंसेस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, दिख रहा है, डिफरेंसेस डिवीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन डिफरेंसेस को क्या किया गया, अकोमोडेट नहीं किया गया। एक बड़ी प्यारी सी लाइन ध्यान आई है, ठीक है, सुनाता हूं मैं आपको, देखो क्या है। तो इट इज नॉट आर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस। ठीक है, वाह वाह करो। तो इट इज नॉट आर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस, इट्स आर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस। ठीक है, मतलब डिफरेंसेस हैं तो उससे हम विभाजित नहीं हो गए। रेनबो में कलर होता है तभी तो खूबसूरत लगता है वो, लेकिन क्या है कि हम उन डिफरेंसेस को अगर सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उन डिफरेंसेस के ऊपर अगर हमारे रिलेशन स्ट्रेन्ड है, तो उससे हमारा डिवीजन होना फॉर श्योर है। ठीक है, तो इट इज नॉट आर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस, इट्स आर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस व्हिच डिवाइड्स अस। ठीक है, चलो, तो अब यहां तक स्थिति समझ में आ गई कहानी। अब क्या होता है, देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है आपने, क्या है वो, तो
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो अब वही हुआ कि इधर से क्या हो रहा है कि सिन्हालाज अपने मन की करे जा रहे हैं, तो तमिल्स भी क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे ना। तो तमिल्स ने भी बाउंस बैक किया। जब वो एलिनिएशन, जब वो कह सकते हैं कि रिलेशंस स्ट्रेन्ड हो गए, तो उसके चलते उन्होंने क्या बोला कि सबका बदला लेंगे। ठीक है, सबका बदला लेंगे। तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे, जो एलिनिएटेड फील कर रहे थे, जो जिनका अटैचमेंट जो देश के साथ में खत्म हो गया था, उन्होंने क्या कर लिया, तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज बनाना चालू कर दिए। ठीक है, तो द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब एक चीज बताता हूं, अच्छा देखो, शुरुआत में क्या होता है, श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चालू किए। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है तो ध्यान रख लेना एक, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज, LTTE, ठीक है, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये पॉलिटिकल पार्टी बनी। पहले सुनना, पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी, बाद में इसको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसने वो सारे स्टेप्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया जो कि इनह्यूमन थे, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं। एक बात बताओ और मैं, इंटरेस्टिंग, सुसाइड बॉम्बिंग का ये जो कल्चर मिडिल ईस्ट वगैरह में डेवलप हुआ ना, जो मतलब अब तो क्या खैर अब तो ड्रोन से अटैक करने लगे, लेकिन जो बीच में एक दौर रहा था कि सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते थे टेररिस्ट, तो सुसाइड बॉम्बिंग का कल्चर ही LTT ने डेवलप किया है। ठीक है, तो जो दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आई है ना, तालिबान, अलकायदा वगैरह, उनसे पहले से ये LTT टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरह, मतलब इंडिया ने LTT को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। कब? जब LTT ने हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को क्या कर दिया, एक तरह से मतलब राजीव गांधी को मार दिया। तो ठीक है, तो LTT क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती बाद में, लेकिन शुरुआत में उसने जब स्टार्ट किया था ना, तो वो तमिल पॉपुलेशन जो उसकी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही थी। और व्हाट वर द इनिशियल डिमांड्स? तो रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने बोल दिया हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल भी रखो, सिन्हाला भी रखो। वो बोलते थे रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, नॉर्थ को और ईस्टर्न पार्ट को रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, थोड़ी सी उन्हें ज्यादा इंडिपेंडेंस मिल जाए। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, तो जो सिन्हालास को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा था वही तमिल्स को भी मिल जाए तो बराबरी आ जाएगी। ये शुरुआती डिमांड थी। लेकिन 1980s आते आते क्या है, तो ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, LTT की बात कर रहे हैं, लिबरल तमिल टाइगर इलम जो है, ठीक है, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो है, ठीक है, तो दे वर फॉर्म डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल इलम। और इन्होंने बाद में क्या बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब तो लेके रहेंगे आजादी, मतलब पूरी आजादी मांगने लगे लोग। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया कि हमें श्रीलंका के साथ रहना ही नहीं है, नदन पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट जो है, उसे अलग श्रीलंका बना दिया जाए। नदन पार्ट और ईस्टर्न पार्ट को अलग श्रीलंका बना दिया जाए। दी डिस्ट्रस्ट बिटवीन दी टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू अ वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। और अब क्या है कि मतलब वो देश मांग रहे अलग, तो ये दे देंगे क्या? नहीं। तो इसके चलते क्या, श्रीलंका में जो मेजोरिटी थी, सिन्हाला स्पीकर जो थे, जो गवर्नमेंट का पावर जिनके पास था, उनके बीच में और तमिल्स के बीच में डिस्ट्रस्ट जो डेवलप हुआ, तो उससे क्या हो गया, उससे कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन डेवलप हो गई है। और वो कन्फ्लिक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? सिविल वॉर में। अब सिविल वॉर कैप्टन अमेरिका वाला नहीं, यहां पे जो सिविल वॉर आएगा आपका, वो क्या होता है, सिंपल सी चीज समझो। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन दी अपोजिंग कम्युनिटीज, ठीक है, बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज विद इन द कंट्री। मतलब देश के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं। मतलब क्या होता है कि नॉर्मली ये होता है ना कि देश के बाहर से किसी एनिमी ने अटैक किया तो फिर हम देश की आर्मी जाएगी लड़ने, लेकिन जब देश में ही लोग लड़ने लगते हैं तो वो सिविल वॉर होता है। व्हेन सिविलियंस आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, वो सिविल वॉर होता है। तो वो सिविल वॉर क्यों हुई, कहानी समझ में ही पूरी। वो सिविल वॉर हुई है और द सिविल वॉर हैज caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. इनफैक्ट आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, खैर श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया से बेहतर है, ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में, सिविल वॉर के टाइम पीरियड में लोगों ने बहुत सारी जानें गंवाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, तमिल्स का रिप्रेशन हुआ है बड़े लेवल पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हु इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री? स्टेट मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसके फेवर में थी? सिन्हालास के। वो मेजोरिटी में थे और गवर्नमेंट क्या कर रही थी, खूब लपक के पीट रही थी किसको? तमिल्स को। तो तमिल्स के साथ अत्याचार हुआ बहुत ज्यादा, तमिल्स ने भी रिटेलिएट किया, तो तमिल डायस्पोरा जो वर्ल्ड वाइड था उनके सेंटीमेंट जुड़े हुए। इनफैक्ट आप देखोगे तमिलनाडु से सपोर्ट मिला, ठीक है, किसको? LTT को। लेकिन वो जब बाद में क्या है, उन्होंने हमारे ही प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला कर दिया, तो हमने बोला यार हम तो तुम्हारे इंटरेस्ट की बात करें, तुम हमारे साथ ऐसा करें, भागो। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे तो LTT वगैरह, प्रभाकरन, ठीक है, प्रभाकरन वाज द चीफ ऑफ LTT। अब अगर आप देखेंगे ना तो देखो क्या डिमांड थी इनकी, ये डिमांड थी, ये चाहते थे, ठीक, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है उसको इंडिपेंडेंट कराना चाहते थे। पोस्ट दे रहे हैं अंकल बढ़िया मजे से, ठीक। तो प्रभाकरन जो है 2009 में प्रभाकरन को मार दिया गया था। अभी जो आप देखोगे ना तो राजपक्सा ब्रदर्स वगैरह जो हैं, तो उन लोगों ने
कार्यक्रम खत्म कर दिया था प्रभाकरन का। एलटीटी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेवलप हो गई थी। और आप देखोगे ना तो देखो एक बचपन से एक सवाल रहता है ना सबके मन में, क्या मतलब यूं ही सोचते हैं हम, बस मैंने तो सोचा था, पता नहीं आप लोग सोचते हो कि नहीं, कि सर टाइगर और लायन के बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, ठीक है, सोचा है कभी ऐसा? तो उसी तरह से क्या है, एलटीटी जो है ना, एलटीटी का सिंबल ही क्या था, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, इलम मतलब स्टेट होता है, तमिल वर्ड है इलम, इलम का मतलब स्टेट, तो वो एक तमिल स्टेट बनाना चाहते थे। और श्रीलंका का मैप देखोगे उसमें लायन है, तो लायन टाइगर लड़ पड़े थे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, लायन जो है तो वो मतलब श्रीलंकन आर्मी जो है वो अपनी डोमिनेंस को स्टैब्लिश कर लेती है। सिविल वॉर होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, लॉस होता है। 2009 के बाद चीजें नॉर्मल है, एलटीटी को खत्म कर दिया, प्रभाकरन जो थे उन्हें भी रास्ते लगा दिया। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। क्या लेके जाओगे यहां से, मतलब क्या सीखा हमने? ये देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम के दोनों एग्जांपल देखे। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में क्या है, मेजोरिटेरियन स्टेप को जो अडॉप्ट किया गया, ठीक है, तो वो क्या है, विच इज एंटी टू दी पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग के फेवर में नहीं है, पावर शेयरिंग नहीं हुई मेजोरिटेरियनिज्म के चलते। और उसी के चलते हमने देख लिया कि कितना अत्याचार सहना पड़ा तमिल्स को, और तमिल्स ने भी रिटेलिएट किया। तो मतलब एक तरह से क्या है, सिचुएशन पूरी बिगड़ गई पावर शेयर ना करने से। सोल्यूशन क्या था कि अगर वहीं पे सिन्हालास क्या करते, प्यार से चीजों को खत्म करने की कोशिश करते, सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन वो नहीं किया, पावर शेयर नहीं की, तो क्या क्या देखना पड़ा। अब दूसरा एग्जांपल जो था बेल्जियम, बेल्जियम में भी डिफरेंसेस थे, वहां क्या स्थिति होती है, चलो बेल्जियम चल के देखते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सीरियसली मत लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।